आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ने के पहले हम ये जानेंगे कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सारे केमिकल रिएक्शन को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अभी आगे इसका हम डिवाइड पढ़ेंगे, इसका कितने कैटेगरी में बांटा है वहाँ से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसे 2 टाइप से डिवाइड किया गया। पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव और एनाबॉलिज्म का मतलब है कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटना और कंस्ट्रक्टिव मतलब बनना। यानी कि अब यहाँ से हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना या फिर टूट के किसी नए मॉलिक्यूल में बनना ही हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दीवार ले लेते हैं। दीवार बनाने के लिए हमें ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, जो भी चाहिए, पानी चाहिए। तो इन सबको मिला के हम एक दीवार तैयार करते हैं। दीवार हम इतने प्रोडक्ट को मिला के तैयार किए और फिर हम क्या करते हैं, उस दीवार को तोड़ देते हैं। तो दीवार का बनना और दीवार का टूटना ही हमारा मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कोई मॉलिक्यूल है ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना ही कैटाबॉलिज्म हो गया। अब कोई बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज हुआ तो वहाँ पे हमारा प्रोसेस आ गया कैटाबॉलिज्म। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जैसे कि हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो बनता है 6H2O + CO2 + हमारा ATP, वहाँ से एनर्जी बाहर निकलता है। उसके बाद है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें से छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हम निर्माण करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर हम नोट्स में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हो गया है, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे वाटर होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। अब इन दोनों का क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। क्लोरोफिल या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनता है। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के जब एक बड़े मॉलिक्यूल्स का हम निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हमारा कहलाता है एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का बनना या फिर टूटना या फिर टूट के फिर बनना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो आगे हमें यही पढ़ना है कि किसी सब्सटेंस को ले लेंगे उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो हमें इस यूनिट में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमें कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पूरा पढ़ना है। तो अभी आपको मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल का टूटना या फिर टूट के बनना या फिर केमिकल अल्टरनेशन होना ही हमारा मेटाबॉलिज्म है। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन लिखना हो तो पहले आप लिख देंगे कि ये बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। यानी कि बायोकेमिकल यानी इसमें केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का, यानी सब्सटेंस हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। कोई कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, उसका टूटना या फिर फॉर्मेशन होना या फिर किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्जन होना ही हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ये सब कहाँ होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी कार्बोहाइड्रेट का टूटना, बनना या फिर उसका इंटर कन्वर्जन हो जाना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कहलाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन लिए हैं, वहाँ से हमारा बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हेक्सोज भी कहते हैं, बेंजीनिंग होती है। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज को बनाने के लिए CO2 + H2O की CO2 और H2O मिलके हमारा
ग्लूकोज बना। जब CO2 से हमारा CO2H2O से हमारा जब ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो आपकी इंटरमीडिएट जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ। अब ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, जिसको पायरुविक एसिड बोलते हैं। इस प्रोसेस यानी ग्लूकोज से पायरुवेट को बनने को कहा जाता है ग्लाइकोसिस। अगर पायरुवेट से सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रेट बनता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल के नाम से जानते हैं। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। अब सिट्रिक एसिड से फिर हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। फिर हमारा ग्लूकोज से बनता है पेंटोज, ग्लूकोज टूट के बनता है पेंटोज। तो ग्लूकोज में आपके सिक्स कार्बन है और पेंटोज में आपके 5 कार्बन है। जो ग्लूकोज से पेंटोज बनता है उसको बोलते हैं HMP पाथवे या फिर HMP शंट। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जब बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जब फैट और प्रोटीन से हमारा ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये जितने प्रोसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, HMP पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस, यही हमें पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कि ग्लूकोज का पायरुवेट तक इंटर कन्वर्जन यानी ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ग्लाइकोलिसिस पाथवे में है, जिसे हम पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इसमें टोटल 10 स्टेप हैं ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में। तो होता क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का एक सीक्वेंस होता है और वहाँ पे हमारा ATP यानी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जो ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे है उसको 1940 में पहली बार देखा गया था, पहली बार इसके बारे में पढ़ा गया था। और ग्लाइकोलिसिस पाथवे को इम्डेन, मेरोफ, परनास 3 वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था। इन्होंने इसको ग्लाइकोलिसिस पाथवे रिफर किया था। इसलिए ग्लाइकोलिसिस पाथवे को हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो होता है इसमें 2 फेज मेन होते हैं। एक होता है एनर्जी रिक्वायरिंग फेज और एक होता है एनर्जी रिलीजिंग फेज। यानी 10 स्टेप जो होते हैं इसमें क्या होता है कि कहीं हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ GLP और DHAP मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं वहाँ पे हमें ATP की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ हमें NADH या फिर ATP कंज्यूम होता है वहाँ पे हमें एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी हम यहाँ पे एनर्जी को रिलीज भी करते हैं और एनर्जी को कंज्यूम भी करते हैं। ये एनर्जी रिक्वायरिंग और एनर्जी रिलीजिंग अभी जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे तो उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। ये सब जानने से पहले हम कुछ जो अभी आगे टर्म आने वाले हैं उनका फुल फॉर्म जान लेंगे। अभी जो आपने GLAP और DHAP पढ़ा है, तो DHAP जो होता है उसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और GLAP जो होता है वो डेक्सोरोटेट्री ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। फिर हमारा आगे आएगा NADH। NADH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। अब NADH DP भी होता है, तो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो जाएगा। अगर NADPH होता है तो न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन फॉस्फेट हो जाएगा। अब हमें ये सीक्वेंस पढ़ना है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे का सीक्वेंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी फार्मा के बायोकेमिस्ट्री का जब पेपर देने जाएंगे तो इस यूनिट से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल आते ही आते हैं। क्रेब्स साइकिल या फिर TCA साइकिल करके आता है, या फिर आपका ग्लाइकोलिसिस पाथवे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का जरूर आएगा। और आपको ग्लाइकोलिसिस पाथवे पूछता है तो थोड़ा सा डिफिनीशन, यानी कि इसमें ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से हमारा पायरुवेट बनता है या फिर लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है और वहाँ पे ATP हमारा जनरेट होता है। इसको कब ये 1914 में बना था, इसे किसने, इम्डेन, मेरोफ और परनास नाम के वैज्ञानिक ने इसका डिस्कवर किया था। और उसके बाद से इतना लिखने के बाद से आपको ये फ्लो चार्ट यानी ये चार्ट आपको, ये डायग्राम यानी ये 10 स्टेप आपको उसमें बनाने होंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है कि पहला होता है ग्लूकोज।
ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी जब भी आप यहाँ पे देखेंगे काइनेज, काइनेज का मतलब है हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना। तो ग्लूकोज में जब काइनेज होगा तो यानी ग्लूकोज को हम हेक्सोज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेक्सोज काइनेज जब हो रहा है तो वो हमारा हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कब होगा, हमारा एटीपी से जब एडीपी बनता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बन रहा है एटीपी से एडीपी। एटीपी से एडीपी जब बनेगा तो एडीपी बनने के बाद एक फास्फोरस हमारा रिलीज होता है, तो वो फास्फोरस हमारा ग्लूकोज के 6वें पोजीशन पे आके लग जाता है। यहाँ आगे ध्यान देंगे कि जब एटीपी से एडीपी बनता है तो हमारा एटीपी क्या करता है, एटीपी गिव्स एडीपी प्लस फास्फोरस, तो वो फास्फोरस हमारा आके यहाँ पे लग जाता है। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसका आइसोमेरेज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला सेम होता है, वो एक दोनों के आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पे आइसोमेरेज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमेरेज जब होगा तो वो हमारा होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर बन गया तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, एक एडीपी से एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट करते हैं। जब एटीपी से एडीपी कन्वर्ट होगा तो हमने आपको बताया कि एडीपी प्लस 1 फास्फोरस बनेगा। तो जो हमारा एक फास्फोरस तो पहले से ही ये है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, अब 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो हमारा बाईफॉस्फेट होगा, तो हमारा बनता है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अब हमारा क्या होता है, एल्डोज, यानी यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है। लेज का मतलब जुड़ना, एल्डो ग्रुप हमारा जुड़ता है तो वो बनाता है DHAP और GLAP। DHAP मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और GLAP मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, NAD जो है NAD प्लस 2PI ये हमारा कन्वर्ट होता है NADHP में। NADHP में जब कन्वर्ट होता है यानी GLP का हाइड्रोजिनेज होता है तो हमारा क्या बच जाता है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट, यानी ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो हमारा ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट में। फॉस्फेट से हमारा फॉस्फो में आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, फिर से फॉस्फोग्लिसरेट का काइनेज हो जाता है। काइनेज का मतलब कि किसी फॉस्फोरस ग्रुप का जुड़ना या फिर टूटना। तो जब यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट का काइनेज हो रहा है तो हमारा एक फॉस्फोरस यहाँ पे निकल जाता है तो हमारा बच जाता है फॉस्फोग्लिसरेट। अब फॉस्फोग्लिसरेट का म्यूटेशन कर देते हैं, यानी यहाँ तीसरे पोजीशन पे ग्लिसरेट है, ग्लूकोज के तीसरे पोजीशन पे ग्लिसरेट के तीसरे पोजीशन फास्फोरस ग्रुप है। फिर अब जब यहाँ पे म्यूटेशन होता है तो हमारा हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में हमारा इनॉल ग्रुप यानी इनॉल ग्रुप जुड़ता है तो हमारा बनता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर हमारा एडीपी से एटीपी बनता है, यानी हमारा एडीपी से एटीपी बनेगा तो एक फॉस्फोरस हमारा निकल जाएगा। जब एक फॉस्फोरस निकल जाएगा तो हमारा बच जाता है पाइरुवेट, यानी फॉस्फोइनॉल हमारा यहाँ से निकल जाता है और मिल जाता है हमें पाइरुवेट, जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस पाथवे में बनाना था ग्लूकोज से पाइरुवेट। आप देखेंगे कि पहले और चौथे स्टेप पे एटीपी से एडीपी बन रहा है और 7वें और 13वें पे क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी। जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो एक फॉस्फोरस जुड़ेगा और एडीपी से एटीपी होगा तो एक फॉस्फोरस हमारा निकलेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है, हमारा इसमें टॉपिक है इनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। अगर इनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आपसे पूछता है तो आपको इसमें बस इतना लिखना है कि टोटल हमारे 12 एटीपी इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक एटीपी पहले पे, फिर चौथे पे, फिर 7वें पे, फिर 12वें पे, 4 एटीपी तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा क्या होता है कि जो NADHP में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे हमारे टोटल एक NADPH में जब कन्वर्ट होता है तो हमारे 3 ATP वहाँ से
रिलीज होते हैं। तो हमने यहाँ पे कितना लिया है NAD, हमने 2 NAD लिया। तो 2 NAD जब 2 NADPH में कन्वर्ट होगा तो हमारे 6 ATP हमारे रिलीज होंगे। तो 6 ATP यहाँ, फिर 1 2 सॉरी हमारे 6 ATP NAD से NADPH में जब कन्वर्ट हुए तो वहाँ आ गया। फिर पहले पे हमारा है 1 ATP, तीसरे पे हमारा 1 ATP, सातवें पे हम देखेंगे कि 2 ATP हमारा इन्वॉल्व है, और 10वें पे देखेंगे तो हमारा 2 ATP इन्वॉल्व है। तो हमारा हो गया 6 2 8 2 10 2 12। अगर पूछता है एग्जाम में, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ATP आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, तो आप लिखेंगे देयर आर टोटल्स 12 ATP आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। और ये पूछता है कि कितने ATP गेन हुए, यानी कितने ATP गेन हुए। तो पहले और तीसरे पे आप देख रहे हैं कि हमारा ATP से ADP बन रहा है, तो हमारा वहाँ पे ATP लॉस हो रहा है। और हमारा 6वें 7वें और 10वें पे ADP से ATP बन रहा है, या फिर NAD से NADH बन रहा है, तो वहाँ पे हमारे ATP गेन हो रहा है। तो 6वें पे 6 ATP, 7वें पे 2 और 10वें पे 2 ATP हमारे गेन हो रहे हैं, यानी टोटल 10 ATP गेन हो रहे हैं, और टोटल हमारे 2 ATP लॉस हो रहे हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी नेट ATP आर इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, तो आप लिखेंगे देयर आर 8 ATP इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे। हमारे 10 ATP गेन हुए, 2 ATP हमारे निकल गए, तो हमारे कितने बचे? 8 ATP। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे का महत्व क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो कि बॉडी के सारे सेल्स में इन्वॉल्व होता है। एक ऐसा पाथवे है कि जो कि बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे उसमें इन्वॉल्व होता है। ग्लाइकोलिसिस पाथवे एक ऐसा पाथवे है जो कि इरिथ्रोसाइट्स में हमारा एनर्जी का सोर्स होता है। जब हमारे मसल्स टिश्यू में ऑक्सीजन का लैक हो जाता है, कमी हो जाता है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो हमारे एनर्जी, मसल को एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद ब्रेन, रेटिना, स्किन, GIT, ये जितने भी हैं, इनको एनर्जी हमारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे से ही मिलता है। थैंक यू।